नमस्कार। भारत के भूगोल में नया चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है भारत का उत्तरी विशाल मैदान। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको पढ़ेंगे और ये सबसे अच्छा टॉपिक है हमारा, उत्तर का विशाल मैदान। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो, भारत का उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है हमारा कि इसका निर्माण हुआ कैसे, निर्माण कैसे हुआ इसका। तो मैंने बताया था कि जब हिमालय का निर्माण हुआ था, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराई थी, महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराई थी। टकराने के बाद एक वलन उठा था और उस वलन के कारण इस क्षेत्र में क्या हो गया था कि हिमालय का निर्माण हुआ था। अब मान लिया ये दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इन दोनों को टकराने से क्या बना था, ये हिमालय का निर्माण हुआ था ऐसे। परंतु हिमालय के निर्माण के साथ साथ एक क्रिया और हुई थी। देखो, एक क्रिया कौन सी हुई थी। जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो हिमालय का निर्माण होने से पहले ऐसे हो गया था। ये क्रिया ऐसे हुई थी। ये जो है, ये वाला हिस्सा भारत का दक्षिणतम हिस्सा है जिसे पठार कहा जाता है। ये पठार है और ये वाला जो हिस्सा है ये मैदान है। परंतु ये मैदान गहरा था, बहुत ज़्यादा गहरा था, इसकी गहराई थी। अब ये कैसे भरा है, ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा भरा गया है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से गुजर रही है, वहाँ से वे जलोढ़ मिट्टी लाती है। कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा ये पूरा मैदान भरना शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये भरा, इसकी ऊंचाई बढ़नी शुरू हो गई और आज लगभग ये पूरा समतल मैदान के रूप में हमारे सामने है। ये मैदान, इस मैदान का निर्माण ऐसे हुआ है। तो ध्यान रखना हमेशा कि मैदानों का यदि निर्माण की बात करें तो मैदानों का निर्माण हमेशा नदियों के द्वारा ही हुआ है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, जलोढ़ निक्षेप द्वारा इनका भराव हुआ और जिसके कारण क्या हुआ, मैदान का निर्माण हुआ। या तो नदियाँ बनाती हैं, मैदान का निर्माण करती है नदियाँ, या सागर निर्माण करता है मैदान का। तो यहाँ जो निर्माण हुआ है, उत्तर का विशाल का मैदान का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है। अब देखो कैसे, ऊपर सिंधु नदी है जो मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदियाँ भी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा यहाँ मैदान बना। उसके बाद यहाँ जो मुख्य नदी है वो गंगा नदी है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ जलोढ़ निक्षेप लाया गया। और उधर जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा यहाँ उसका निर्माण हुआ। तो ऐसे बना है उत्तर का विशाल मैदान। हाँ, अब यहाँ से एक विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताएं कैसी है। देखो, उत्तर का विशाल मैदान का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल। हाँ, एक और कंडीशन है, एक और विशेषता है इसकी। एक विशेषता क्या है कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है। पश्चिम में उसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में होते होते उसकी चौड़ाई कम हो गई है। तो लगभग यदि बात करेंगे तो 150 ऐसे है, ऐसी यदि बात करें ऐसे है, यहाँ 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मानी जाती है। दूसरी विशेषता है इसकी गहराई भी है। देखो, इस मैदान की गहराई तो होगी ही जहाँ तक जलोढ़ निक्षेप होंगे नीचे। कहा जाता है औसतन जो गहराई है वो 4000 से 6000 मीटर तक है।
4000 से 6000 मीटर तक इसकी औसतन गहराई है। गहराई, हाँ, यदि आपसे वो ये पूछ ले क्वेश्चन कि उत्तर के विशाल मैदान का सबसे ज़्यादा गहरा बिंदु, सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा गहरा यहाँ है। देखो ये है सहारनपुर। सहारनपुर ज़िले के बराबर में जगाधरी, हरियाणा में आता है। जगाधरी में 8000 मीटर तक इसकी गहराई है। 8000 मीटर तक नीचे तक जलोढ़, निक्षेप, रेत, कंकड़, पत्थर मिले हैं। तो हर जगह अलग अलग जगह अलग अलग गहराई है इसकी। तो सबसे ज़्यादा गहराई तो जगाधरी में है, अंबाला में भी मानी जाती है। अंबाला कहाँ है? अंबाला भी हरियाणा में ही है। ठीक है, अंबाला है, जगाधरी है, सबसे ज़्यादा गहराई यही मानी जाती है। अब पढ़ते हैं, देखो कि जो मैदान हैं, मैदानों को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से उपवर्ग हैं उन्हें पढ़ते हैं। चलो, उपवर्ग हैं, देखते हैं कौन कौन से उपवर्ग है। पहला जो उपवर्ग है उसका नाम है पंजाब मैदान। पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान कहा गया है। दूसरा उपवर्ग है गंगा का मैदान। और जो तीसरा उपवर्ग है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र का मैदान। मैंने आपको चित्र में समझा रखा, नक्शा है हमारे पास, भारत का नक्शा है। देखो, यदि हम बात करेंगे ये वाला जो एरिया है यहाँ तक, इसे पंजाब का मैदान कहा जाता है। देखो ये पंजाब का मैदान है। उसके बाद ये गंगा का मैदान है, ये यहाँ तक है। और उसके बाद ये जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। देखो, पंजाब का मैदान पढ़ते हैं शुरू में और इसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखो पंजाब का मैदान कहाँ तक है। देखो पंजाब का मैदान पंजाब तक सीमित नहीं है, पंजाब से बाहर भी है। और इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में भी है। पंजाब हरियाणा में है, दिल्ली में भी है, पंजाब में तो है ही है। ठीक है, तो इसका यदि क्षेत्रफल देखेंगे हम तो क्षेत्रफल इसका 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी मुख्य नदियाँ सिंधु है और सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। देखो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसका जो मुख्य बिंदु है पंजाब मैदान का, सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु यह है कि इसकी यहाँ सबसे ज़्यादा चौड़ाई है। देखो यहाँ उत्तर के विशाल मैदान की सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है वो केवल पंजाब मैदान में ही है। आगे जाकर ये इसकी चौड़ाई कम होती चली गई, ये सकरा होता गया। ठीक है, तो पंजाब मैदान में सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, इसलिए पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में बिल्कुल समतल मैदान पाए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है, दोआब। दोआब इसकी मुख्य एक और विशेषता है दोआब। इसमें सबसे ज़्यादा दोआब पाए जाते हैं। अब देखो दोआब होते क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दोआब होते क्या हैं। दोआब कहा जाता है दो आब। आब का मतलब होता है जल, जल का मतलब होता है नदी। मतलब दो नदियों के मध्य स्थलीय क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दोआब पाए गए हैं कि मान लिया एक नदी ये है ऊपर और एक नदी ये वाली नदी है, दो नदियाँ हो गई। और दो नदियों के मध्य जो क्षेत्र पाया जाएगा, स्थलीय क्षेत्र पाया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा। क्यों? यहाँ जल की मात्रा अधिक होगी और ये सिंचित क्षेत्र होगा, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? दोआब कहा गया है, दोआब। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दोआब यहाँ कौन कौन सी नदियों के बीच कौन कौन से दोआब कहलाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंधु। देखो ऊपर सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। ठीक है, और उसके बाद ये नदी कौन सी है? ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी है और ऊपर सिंधु नदी है। इन दोनों के बीच के दोआब को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु
सागर दोआब, ये सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। उसके बाद झेलम है, झेलम के नीचे है चेनाब, ये चेनाब हो गया। अब देखो यहाँ से, देखो ये चे है, यहाँ से चे ले लो, और ये झ है, यहाँ से झ ले लो, तो चेज दोआब, ये चेज दोआब ले लिया हमने, ठीक है, ये चेज दोआब है। उसके बाद रावी है, देखो ये रावी आ गई यहाँ, अब ये रावी आ गई, देखो यहाँ से रे ले लो, यहाँ से च ले लो, तो रेचना, रेचना, रेचना दोआब, ठीक है। उसके बाद रावी से नीचे व्यास है, व्यास, तो यहाँ से बै ले लो और यहाँ से रे ले लो, तो बारी, बारी दोआब, ये बारी दोआब है, ठीक है। और ब्यास से नीचे कौन सी है, ब्यास से नीचे है सतलज, सतलज। अब देखो यहाँ से बै ले लो, यहाँ से सै ले लो, तो बिस्त, बिस्त दोआब। तो ये कुछ मुख्य दोआब क्षेत्र हैं जिनका नाम पूछ लेता है कि झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हो कि क्या कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है गंगा का मैदान। देखो गंगा का मैदान भी 3 उपवर्गों में टूटा हुआ है। गंगा का मैदान, देखो गंगा का मैदान 3 उपवर्गों में टूटा हुआ है। तो गंगा का उत्तरी मैदान, जो उत्तरी मैदान है उसमें उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है गंगा गंगोत्री से, और उसके बराबर से यमुनोत्री से यमुना निकलती है। तो यहाँ से गंगोत्री यहाँ से निकलती है, यहाँ से यमुनोत्री से, तो इन दोनों के बीच का दोआब जो होगा ये उत्तर का विशाल गंगा का उत्तरी मैदान कहलाएगा। तो जो गंगा का उत्तरी मैदान है वो अच्छा है, सिंचित है, ठीक है। गंगा का उत्तरी मैदान यहाँ से यहाँ तक स्थित है, लगभग इलाहाबाद तक। इलाहाबाद से ऊपर जो मैदान है वो सभी गंगा का उत्तरी मैदान कहलाता है। उसके बाद इलाहाबाद से नीचे यहाँ तक पश्चिम बंगाल का जो सबसे पश्चिमी सीमा है, ये पश्चिमी बंगाल है, इसका जो पश्चिमी सीमा है ये है मध्यवर्ती मैदान। दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, और तीसरा जो है ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जहाँ गंगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण जहाँ करती है वो है निम्न मैदान। तो ये पूछ लेते हैं कि ये मैदान कहाँ है और इनके नाम क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो उपवर्ग है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, देखो ब्रह्मपुत्र का मैदान भी ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखो ब्रह्मपुत्र का मैदान की बात करें, ये सिक्किम है हमारा, उसके बाद ये भूटान आ गया, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया, और ये है हमारा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आई हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे जैसे हम भारत में घुसती है, घुसने के बाद जब वो असम में घुसती है, असम में, ये असम वाला क्षेत्र है, ये असम वाला क्षेत्र है, जब वो असम में घुसती है तो निर्माण करती है मैदानों का। यहाँ एक क्षेत्र है सदिया, सदिया से लेकर धुबरी तक, ये क्षेत्र है धुबरी तक, ये विशाल मैदान का निर्माण करती है, एक मैदानों में बहती है, क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। अब यदि बात करें यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान की सबसे बड़ी जो विशेषता है, यहाँ एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा है ये, ठीक है। अब नदी द्वीप होता क्या है, देखो नदी द्वीप का निर्माण कैसे होता है और माजुली द्वीप कैसे बना। देखो जब ब्रह्मपुत्र नदी
असम में घुसी है, असम में एंट्री की इसने, तो वहाँ जाकर ये सर्पिलाकार में आ गई। सर्पिलाकार मतलब कि ये जैसे नदी है, इसने अपने बहुत सारे सिरे निकाल दिए, ऐसे निकाल दिए, ऐसे बहुत सारे निकाल दिए, ठीक है। और जब ये ऐसे हो गया, ये आगे जाके ऐसे मिल गया, तो ये देखो ये जल है, ये भी जल है, ये भी जल है, और इसके बीच में जो ये स्थल है, ये द्वीप का निर्माण कर दिया इसने। क्योंकि द्वीप किसे कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है कि जो क्षेत्र, जो स्थलीय क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो, जल हो, द्वीप कहलाएगा। तो नदियाँ भी द्वीपों का निर्माण कर देती है। जब किसी क्षेत्र को, मान लिया कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र को चारों तरफ से नदी अपनी चारों तरफ से इसको जकड़ ले, चारों तरफ से इसको घेर ले, तो क्या होगा, ये जो बीच का क्षेत्र है ये नदी द्वीप कहलाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, माजुली द्वीप, कहाँ है? असम में है। और यही ब्रह्मपुत्र मैदान की सबसे खास बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भौतिक आकृतियों के आधार पर मैदान का विभाजन। अब देखो, भौतिक आकृतियाँ के आधार पर मैदान का विभाजन। अब ये विभाजन कैसे हुआ? देखो, इस विभाजन में आपको पढ़ना होगा। देखो, हमने सबसे शुरू में पढ़ा है महान हिमालय, जो इधर है। महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, जो उससे थोड़ा नीचा है, और मध्य हिमालय के बाद हमने पढ़ा है शिवालिक। शिवालिक हमने पढ़ा। और देखो, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक जब हमने पढ़ा है, तो ये पढ़ने के बाद देखो, ये मान लिया महान हिमालय है, ठीक है, ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक है। शिवालिक के बाद ये मैदान शुरू हो जाता है। ये मैदान शुरू हो गया, और मैदान ये इसके बाद इधर दक्षिण वाला हिस्सा आता है। अब अभी तक हमने जो विस्तार पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। अब जो हम विस्तार पढ़ेंगे वो उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ेंगे। कैसे ये उत्तर में कैसे है, उसके बाद दक्षिण में कैसे हुआ, ठीक है। मतलब यदि ये महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, ये शिवालिक है, तो यहाँ शिवालिक से जब ये मैदान बाहर आता है, ठीक है, यहाँ से नदियाँ अपने साथ क्या लाती है? कंकड़ पत्थर, बहुत सारी ईंटें वीटें सब कुछ लाती है, बहुत सारा अवसाद लाती है, अपने साथ लाती है, ठीक है, अपने साथ लाती है। तो जब ये ऊपर रहती है, पहाड़ों में रहती है, तो ये युवा अवस्था में होती है। इनका जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। जब ये मैदानों में आना शुरू कर देती है, जब ये मैदानों में आना शुरू कर देती है, तो क्या होता है इनके साथ कि ये जो अपना भार, जो कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े अपने साथ लाई है, उन्हें वहीं छोड़ने की कोशिश करती है। क्योंकि अब इनका वेग जो है वो मंद हो गया है, वेग जो है वो कम हो गया है। जब वेग कम हो गया है तो ये इन्हें यहीं छोड़ देती है, इसी क्षेत्र में छोड़ देती है, और आगे बढ़ जाती है अकेली, आगे अकेली बढ़ने की कोशिश करती है। और आगे ये इससे आगे ऐसे बढ़ने लगती है, जो नदियाँ हैं वो आगे बढ़ने लगती है। और आगे जब वो बढ़ती है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम कुछ और है, इसका नाम है भाबर क्षेत्र, भाबर मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से नदियाँ विलुप्त हो जाती है। अब आगे जब वो विलुप्त हो जाती है, क्यों? बड़े बड़े पत्थर आती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे जब छोटी छोटी नालियों की तरह, जैसे नालियाँ बहती है उसकी तरह ये नदी आगे बढ़ती है। जैसे ये नालियों मतलब आगे जाकर ये दिखनी शुरू होती है, नदी बाहर निकलती है। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ से ये बाहर निकलती है, ये कहलाता है तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र। तो इसी आधार पर हमने इस मैदानों को तोड़ा है। चलो हम देखते हैं, पहले भाबर क्षेत्र देखते हैं, फिर तराई क्षेत्र देखते हैं, फिर उसके बाद जो जो क्षेत्र बनते हैं उन्हें देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि मैं कैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा हूँ। शिवालिक के बाद भाबर मैदान, भाबर मैदान के बाद तराई क्षेत्र, और उसके बाद जो भी मैं आगे पढ़ाता चले जाऊँगा। तो बस अब मैंने आपको बता दिया हूँ
कैसे पढ़ाया है मैंने, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले आया ये वाला क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? ये भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ कंकड़ पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। कंकड़ जो पत्थर है वो ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, ये कहलाया भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, यहाँ कंकड़ पत्थर है, यहाँ की जो ज़मीन है वो कृषि योग्य नहीं है। कंकड़ पत्थर और जो यहाँ की ज़मीन है, मिट्टी है, वो कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ की कृषि देखो, इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर हमारा ये क्या है? ये शिवालिक है, याद रखना, इससे ऊपर शिवालिक है। हाँ, इसकी चौड़ाई पूछ लेते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 8 से, चौड़ाई जो है इस मैदान की 8 से 16 किलोमीटर तक है। 8 से 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ से नदियाँ निकली थी ऐसे अंदर की ओर, वो मतलब इसके अंदर समा गई थी और यहाँ से विलुप्त हो जाती है नदियाँ। उसके बाद क्या होता है कि नदियाँ जहाँ से बाहर निकलती है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ से नदियाँ बाहर निकलती है, ये वाला क्षेत्र मान लिया, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से नदियाँ बाहर निकली है। ठीक है, यदि यहाँ से नदियाँ बाहर निकलती है, जब जैसे जैसे वो बाहर निकलती है तो यहाँ मिट्टी की भरपूर मात्रा है। आगे जब मैदान की ओर बढ़ोगे आप, मिट्टी आ जाती है। जितनी मिट्टी उतना पानी। तो यहाँ की जो ज़मीन है वो दलदली हो गई, बहुत ज़्यादा दलदली हो गई। ठीक है, दलदली होने के कारण यहाँ नमी बहुत ज़्यादा पाई गई। तो उस दलदली ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं? पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, जीव जंतु होंगे, मच्छर होंगे, बहुत ज़्यादा मक्खी होंगे, बहुत ज़्यादा होगी, इनकी मात्रा ज़्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जैव विविधता ज़्यादा है। जैव विविधता क्या है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता है। हाँ, इस मैदान की चौड़ाई पूछ ले वो, तो इस मैदान की जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी हो सकती है इसकी मैदान की? 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक है, या 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। यहाँ नदियाँ बाहर निकलने लगती है, यहाँ विलुप्त हो जाती है, यहाँ बाहर निकलने लगती है। और इसी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में कृषि हो सकती है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई गई है, जैव विविधता ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, देखो ये वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 क्षेत्र और है, एक है खादर और एक है भांगर। देखो, खादर और भांगर किसे कहा जाता है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। मान लिया नदी है, मान लिया कोई नदी है, ये बह रही है नदी, ये नदी है कोई, और ये अपने रास्ते में जो जहाँ से बहती है वहीं से ही बह रही है। ये देखो ऐसे ही बह रही है जहाँ से ये बहती है। ठीक है, और नदियों का काम क्या होता है? सबसे बड़ा नदी का काम होता है कि वो जो पर्वतों से, पहाड़ों से जो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ क्षेत्र, जलोढ़ निक्षेप लाई है, उन्हें वहाँ मैदानों में छोड़ती चली जाए। तो इसमें भी 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो वो जहाँ नदियों ने बहुत पहले मैदानों का निर्माण किया था, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जहाँ पहले निर्माण किया था, जहाँ वो पहले बहती थी, अब कहीं और बहने लगी, जहाँ वो पहले बहती थी आज से कुछ साल पहले, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भांगर क्षेत्र। ठीक है, उस क्षेत्र को भांगर क्षेत्र कहा जाता है। भांगर क्षेत्र का मतलब होता है नदियों द्वारा लाया गया पुराना जलोढ़ का क्षेत्र। पुराना जलोढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? भांगर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की जो मिट्टी है, देखो यहाँ की मिट्टी भुरभुरी होगी, गाढ़े रंग की होगी, और इन मिट्टियों में कैल्शियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। देखो कैल्शियम की ग्रंथियाँ ऐसे जो चुभ जाती है, जो चुभने लगती है, देखा होगा, कंकड़ जिसे कहा जाता है, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कंकड़ कहा जाता है। ये कैल्शियम, जो अशुद्ध कैल्शियम होता है ना, अशुद्ध
कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती है इस मिट्टी में, ठीक है, कंकड़ वाली, ठीक है। और दूसरी बात, यदि जो ये नदी है, नदी द्वारा लाया गया नया जलोढ़ निक्षेप, नया जो जलोढ़ होगा ना, नया जलोढ़ निक्षेप क्या कहलाएगा? खादर कहलाएगा। ये खादर कहलाता है, खादर क्षेत्र कहलाता है। और इसे, ये फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसमें फसल बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करती है, क्योंकि नया जलोढ़ निक्षेप है ना, अभी अभी नदी ने नया जलोढ़ निक्षेप लाया, इसमें उपजाऊ, ये ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, इसमें हर चीज़ की अलग अपनी मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये खादर क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्षेत्र हमने पढ़े हैं, भारत का विशाल मैदान, और हमने पूरा पढ़ लिया भारत का विशाल मैदान और अच्छे से समझा है। तो आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।